जितने भी बच्चे क्लास 10th हिंदी 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का ओआरएल मॉडल पेपर के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश और जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है ये मैराथन वीडियो होने वाला है। कंप्लीट आपका जो हिंदी है सभी कंप्लीट हिंदी को मैं बताऊंगा, चाहे वो आपके गद्यांश हो पद्यांश हो या आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हो या कुछ भी, ऑल टोटल जितने भी हिंदी में आपके 70 नंबर के आएंगे, जितने भी आपके 70 नंबर के प्रश्न आएंगे सभी को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले एक शायरी को देख लेते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, और करते उस हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त हालात पर रोया नहीं करते। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, पूर्णांक आपके 70 रहते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए रहते हैं। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहता है, आ और बा में विभाजित रहता है। तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प को चयन करके ओएमआर सीट काले अथवा नीले बॉल पॉइंट से विकल्प वाले गोले को पूर्ण करना होता है। मतलब जो होते हैं 20 नंबर के जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसको ओएमआर सीट में भरना रहेगा काले पेन से। उसके बाद में देखिए अगला है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.1 अंक, मतलब एक बहुविकल्पीय पे 1 अंक दिए जाएंगे। OMR यहाँ पर OMR आए, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर उसे काटा पीटा नहीं जा सकता, नहीं इरेजर व्हाइटनर नहीं लगाया जा सकता। जैसे आपने OMR सीट को भर रहे हैं, वो OMR सीट को भरे, जैसे आप सोचे गलत हो गया तो उसको काट दें या व्हाइटनर लगा दें, इरेज कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। आइए हम कंप्लीट हिंदी को देखते हैं। ये देखिए बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे अभी के लिए तो मैं यूपी बोर्ड के लिए लेकर आया हूँ। तो हिंदी 2024 का मॉडल पेपर प्रश्न ये है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द शारदा, चंचला, इला, रजनी, तो पहला ऑप्शन सही है शारदा। उसके बाद में देखिए दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्या है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ, तो 19वीं शताब्दी में। और देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नीचे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि अमृत का पर्याय है, पहला घमंड, गगन, दानव, सुधा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सुधा। अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल 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 में कौन सा उपसर्ग है, दुस, नि, परि या प्रति, तो प्रति ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि मूर्ख के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है, अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना, अकल के दुश्मन। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि अधिक दिनों तक रहने वाला, अधिक दिनों तक रहने वाले के लिए एक शब्द है, निरपाद, निरपराध, असत्पव, चिरस्थायी, अपव्ययी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है मिठास में कौन सा प्रत्यय, घूम, नी, आस या प्रति, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका है देखिए कि रसोई पानी में कौन सा समास है, तो पहला बेभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हुआ है, तो प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, या प्रतिधन एक, या प्रत्याधन एक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार है, तो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है, सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है हरिशंकर परसाई। देख लिए अगला प्रश्न है मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता, यह वाक्य किस वाच्य में है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है भाववाचक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन है, तीतर, तालाब, थूक या थकान, तो थकान स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है ओष्ठ। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है रस शब्द का एक अर्थ स्वाद होता है और दूसरा अर्थ क्या है, तो पृथ्वी या वेद या सार या पशु, तो सार सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पृथ्वी में सप्तऋषि मंडल के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, पूर्ण सिंह, तो सी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है तिपाही में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है पीपर, पात, शीरस, मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मालवीयकरण अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही है, उपमा अलंकार। देखिए अब की बार पूछा कि चरण कमल बंदो हरिराई अलंकार बताइए, उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है या रूपक अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है? सन्नाटा के लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद में देखिए अगला क्या है? श्री शब्द का एक अर्थ लक्ष्मी होता है और दूसरा अर्थ होता है हथौड़ा, कटील, संपत्ति, विष्णु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संपत्ति। अगला प्रश्न है धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? आस्तीन का सांप, ईद का चाँद, ईंट से ईंट बजाना, उल्टी गंगा बहाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आसीद का सांप। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देव धन ईश, देव प्लस ईश, देवा धन ईश और देव प्लस वेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, देव धन ईश। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक है? व्हाट पीपल, ठलुआ क्लब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न आपका है रीतिकाल के अन्य नाम है? स्वर्णकाल, श्रृंगार काल, प्राचीन काल, श्रंकाति काल। तो देखिए रीतिकाल के श्रृंगार काल देते हुए इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? बनी बात का बिगाड़ देना, निर्धन परिवार में जन्म, गुड़ी व्यक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तो धूम या प्रा या नी या ता। कौन सा प्रत्यय है? तो ता है। अगला प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? लेखों का, कहानी का, विचारों का, रचना का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विचारों का। अगला प्रश्न आपका है निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? हाथी, हरियाली, हंसी, होली। तो इसका तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, हाथी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का उपपर्याय है? सुर, सरिता, गौ, अश्वचंद। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अगला प्रश्न है बेईमानी का परत किस विधा की रचना है? तो नाटक या उपन्यास या कहानी या निबंध। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, निबंध। देखिए अगला प्रश्न आपका अगला एमसीक्यू है चिंतामणि के रचयिता। ये 2013, 2016 में, 2023, 2016 में पूछा गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा जरूर। 2024 में तो पूछा जाएगा, इतना जान लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि करुण रस का स्थायी भाव? रौद्र, उत्साह, अद्भुत, शोक। तो इसका ऑप्शन नंबर शोक है। ये देखिए 99% इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होती है और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यह होती है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला, दोहा, सोठा, बरवें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रोला। अगला प्रश्न प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू के यादगुरु के लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बच्चन शर्मा उग्र या रामविलास शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा राहुल सांकृत्यायन, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब देखिए कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, पहला है गे, दूसरा है राय कृष्णदास, तीसरा राहुल सांकृत्यायन, चौथा है अध्यापक कूड़ सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, पहला है देव, दूसरा घनानंद, तीसरा भूषण, चौथा बिहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बाबूजी और छत्रसाल दशक। अगला ऑप्शन है हास रस का स्थायी भाव शोक, हास, रति, उत्साह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 99% इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है कि मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होता है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, तो मानो क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु, जानो, मानो। धनुष का पर्याय है चाप, ज्योति, सुता, गिरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चाप। अगला प्रश्न है कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, तुलसी, विष्णु, मोर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर की हड्डी टूटना, चोट लगना, घातक शत्रु, निरुत्साह होना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, निरुत्साह होना। अगला प्रश्न है जिसके आने की तिथि ना हो के लिए कौन एक शब्द? अनुकरणीय, शत्रुघ्न, अतिथि, आबाल वृद्ध। तो अतिथि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए कि हंसी हंसी भाजे देख दूल्ह दिगंबर को, पावनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर से काहू से कहे सो कहा, जोई जहाँ देखो सो हंसई ता राह कम में। उपर्युक्त में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास रस। तो हास रस सही है। अगला प्रश्न है यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई। तो ई सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका आता है कि हिंदी, देखिए सड़ु दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी सही, तीसरा सही है। उसके बाद में प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यड़ संधि। हसत धातु का रूप का वचन एवं पुरुष। तो द्विवचन मध्यम पुरुष, बहुवचन उत्तम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए यहाँ पर हसत धातु रूप लोट लकार में आता अनुजा। देखिए हसत को दिया हसतु, हसताम, हसंतु, हसतम, हसते, हसानी, हसाव, हसामी। अगला प्रश्न आपका आता है हिंदी की आदि जननी है प्राकृति, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। उसके बाद में अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 जून। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 14 सितंबर। देखिए निम्नलिखित, अब देखिए यहाँ पर आपके जो थे वो कितने थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके 20 नंबर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। कितने नंबर पूछेंगे? 20 नंबर पूछे जाएंगे। लेकिन अब जो आए हैं, अब जो प्रश्न आए हैं वो जो प्रश्न है ये अब 50 नंबर के, कितने नंबर के आपके? 50 नंबर के हैं। 50 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये आपका सब्जेक्टिव है। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए गद्यांश किस प्रकार हल करते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा गद्यांश हल करना, तो मतलब मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसको देखने के बाद में आप गद्यांश हल करना सीख जाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों और या एक ही रुचि को। इसी प्रकार प्राकृतिक आचरण की समानता भी आवश्यक है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय
कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव पर मर कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। देखिए 3 प्रश्न पूछा। कितने प्रश्न पूछा? 3 प्रश्न पूछा। पहला, प्रस्तुत उद्धरण के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहता है। तो देखिए सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित या लिखित, रचित लिखित दोनों आप पढ़ सकते हैं। मित्रता निबंध से उद्धृत है या मित्रता नामक पाठ से लिया गया, दोनों आपका सही है। इस प्रकार देखिए आपका 6 नंबर का आता है, 2 नंबर का आपका ये रहता है, 2 नंबर इस प्रकार आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वह ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्धि होती है, और यदि वह ऐसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता निभ सकती है, मतलब निभा सकती है। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दुष्यंत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं, मतलब वो किस प्रकार दोस्त थे। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि मित्रता के लिए समान स्वभाव का एवं रुचि होना आवश्यक नहीं। इस बात को उन्होंने दृष्टांतपूर्वक सिद्ध भी किया है कि परस्पर विपरीत स्वभाव वाले भी मित्र हो सकते हैं। देखिए आपका 2 नंबर पूछा जाएगा। अगला अब देखिए दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसी में अथवा करके रहता, क्या करके रहता? अथवा करके रहता, चाहे आप इसको लिखें व उसको। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव के थे, स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट रही है। इन अटूट स्नेहिक संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी, जिसने उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था। अब देखिए यहाँ पर आपका पद्यांश, ये पद्यांश आपका पूछा जाता है, ये भी आपका 6 नंबर का रहता है। ये पद्यांश दिया है, आधारित 3 प्रश्न नीचे दिए हुए हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसको पढ़ लेते हैं। चींटी को देखा हुआ सरल बिरल काली रेखा, तन के तागे से जो हिलडुल चलती लघुपद, पल पल मिलजुल हुआ पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति काम करती हुआ सतत कनन कनके चुनती अविरत। देखिए इसका 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तीनों क्वेश्चन को हमें लिखना है। सबसे पहले संदर्भ पूछा जाता है, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यावतरण में या पद्यांश में प्राकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की चींटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित है। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है, दोनों आप लिख सकते हैं। देखिए इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या लिखेंगे? इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है। ये तीसरा प्रश्न था, सॉरी प्रसंग था। व्याख्या का क्या था? प्रसंग था। अब नीचे देखते हैं, अब इसका व्याख्या करेंगे। व्याख्या कवि प्रश्न करता कि क्या तुमने चींटी को ध्यानपूर्वक देखा? चींटियों की पंक्ति एक सरल सीधी काली रेखा और बिल के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रति क्षण चलती रहती है। चींटियां जब मिलकर चलती है तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिलडुल रहा हो। कवि आगे कहता है कि वह चींटियों की पंक्ति कतार तुम ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती है। वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती है और अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कड़ों को बिना रुके लगातार चुनती रहती है। इतना ही नहीं, उसका भी घर समाज यह गाय चराती है और उन्हें धूप खिलाती है। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार चींटियों में भी गाय होती है। वह अपने बच्चों को देखभाल करती है, अपने शत्रुओं से निर्भय होकर लड़ती है, अपनी सेना सजाती है तथा घर आंगन और रास्ते को साफ करती प्रतीत होती है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए थे। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना था, रेखांकित उसकी व्याख्या। कभी हो आप पिपीलिका की पाती। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर लिखना था।
अब देखिए दिए गए, अब उसके बाद में पूछता है अगला क्वेश्चन कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए 5 नंबर का पूछता है, कितने नंबर का? 5 नंबर का। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, इमं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्यानाम वलयाकृत पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुरास्ते आगणिता पर्यटका सुदूरभ्या देशेरभ्या नित्यम अत्र आयान्ति आस्या घट्यानाम शोभम विलोका इवं बहुपसंसति। इस प्रकार आपका जो 5 नंबर का है इसका देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखें। संदर्भ बहुत आसान होता है, बहुत छोटा होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ये आपका 2 नंबर आप पा जाएंगे। अब इसका अनुवाद देखते हैं। देखिए इसका अनुवाद है, प्रसंग लिखेंगे। इस गद्यांश से वाराणसी को ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। अनुवाद: वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसकी घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों में प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार आपका 3 नंबर, इसमें टोटल आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन में भी 5 नंबर मिल गए जाएंगे। अब देखिए आता है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अपदो दुर्गामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा सफुटा वक्ता चा योजानति सा पंडिता। ये आपका 5 नंबर में पूछता। कितने नंबर में पूछता? 5 नंबर का पूछता। 2 नंबर का आपका संदर्भ, 3 नंबर का आपका अनुवाद, उसी में प्रसंग भी रहता। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से उद्धृत है। प्रसंग लिखेंगे। इस पद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहले पूछने का वर्णन किया गया। अनुवाद: बिना पैर का परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। आपका 5 नंबर क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देखिए 3 नंबर का ये पूछता है। देखिए अगर आप किस जिले से हैं, जैसे गोंडा जिले के हैं आप, या बहराइच, बांसी, इटवा, या आप किस भी जिले से हैं, उत्तर प्रदेश में जितने क्षेत्र जिले हैं, जितने भी आप जिले से हैं, देखिए अलग अलग जिले से पूछे। जैसे देखिए जो गोंडा जिला होता है उसमें जो जवाहर पूछता है, तो आप अपने जिले वाइज के हिसाब से इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न: दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। देखिए 3 नंबर का और 2 नंबर का 3 नंबर का आपका जीवन परिचय, 2 नंबर का आप रचना रहते हैं। टोटल आपके 5 नंबर के रहते हैं। आप चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखिए, या जयशंकर प्रसाद का लिखिए, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए। 3 दिया रहता है, 1 करना रहता है। तो देखिए सबसे पहले लिखने का ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले उनका जो संक्षिप्त परिचय होता है उसको कॉपी में आगे फ्रंट, मतलब कॉपी में जहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे वहाँ पर लिख देंगे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, पेशा, भाषा, साहित्यकाल, विधायक, ग्रंथावली, संपादन, निधन। इस प्रकार अगर आप पहले लिख लेते तो आपको जब याद हो जाएगा ना तो आप बार बार लिख लेंगे। ठीक, जिससे नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अक्टूबर 4, 1884, बस्ती उत्तर प्रदेश, चंद्रवली शुक्ल। शिक्षा इंटरमीडिएट थी, साहित्यकार इतिहासकार के संपादक थे, भाषा हिंदी थी, साहित्यकाल आदिकाल थी। इसी प्रकार इनके बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखिए इनका जीवन परिचय किस प्रकार लिखा है। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय आप यहाँ पर ऐसे हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना प्रारंभ करिए। आचार्य शुक्ल के नाम से विख्यात रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्राबली शुक्ल था, जो राठ हमीरपुर तहसील में कार्यरत थे। इनके अपने पिता के पास ही रहकर इन्होंने राठ हमीरपुर में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इनकी बचपन से ही हिंदी साहित्य में अत्यधिक रुचि थी। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये मिर्ज़ापुर चले गए और वहीं से इन्होंने अपनी बाई स्कूल यानी हाई स्कूल, गलत लिखा है यहाँ पर, हाई स्कूल लेगा, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित विषय में रुचि ना होने के कारण इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीच में ही छोड़ दी, मतलब इन्हें गणित में रुचि नहीं था, इन्होंने परीक्षा छोड़ दी। इनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, इसलिए इनके पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में ना होकर साहित्य में थी। फिर उन्होंने स्वाध्याय से बंगला, संस्कृत, उर्दू अपनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था।
शुक्ल जी के पिता उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। इसके बाद कुछ समय तक इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बंदी विभाग के अध्यापक के रूप में कार्य किया और फिर काशी नगरी पाचारणी सभा से संबद्ध होकर हिंदी शब्द गिर के सहायक संपादक का पदभार संभाला, जो इनसे पूर्व बाबू श्याम सुंदर दास संभालते थे। शुक्ल जी ने आजीवन हिंदी हित की सेवा की। 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हृदय गति एक जाने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया। देखिए 2 नंबर की रचनाएं पूछती है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख कृतियाँ इतनी हैं। संपादन देखिए पढ़ लीजिएगा ये। सो अब आप लोग केवल 2 रचनाएं आपको लिखना रहता है। देखिए आपके अब दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय। देखिए अब कवि का जीवन परिचय लिखना जो कि आपका 5 नंबर का है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, तीनों में से किसी एक का लिखना है। तो आप लोग लिख लेना इसको, मैंने वीडियो डाल दिया, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक, अब पूछता अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछा जाता है। जैसे आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का पूछता। अगला प्रश्न होता है देखिए 4 नंबर का आपका पूछा जाता है। 4 नंबर का पूछता 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का पूछा जाता है एक प्रश्न का 1 नंबर। देखिए चारों का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ, चारों का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए पहला क्या पूछा था? पहला पूछा था कि विश्वस्य सृष्टा का, तो श्वेत केतु अरुणेय पुत्र आसीत। उसके बाद में देखिए दूसरा है विश्वस्य। देखिए पहला था श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत, तो लिखे थे श्वेत केतु अरुणेय पुत्र आसीत। दूसरा था विश्वस्य सृष्टा का, तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव अस्ति। तीसरा था अतुरस्य मित्रम का भवति, अतुरस्य मित्रम वेदम अस्ति। चौथा था चंद्रशेखर स्वापित नाम किम अखयत, जो चंद्रशेखर स्वापित नाम स्वतंत्र इति अखतयत। इस प्रकार था आपका। अब अगला आता है 7 नंबर का आपका निबंध लिखने के लिए। क्या आता है आपका 7 नंबर आपका निबंध लिखने के। देखिए आतंकवाद के कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण। आपको एक विषय पर निबंध लिखना रहेगा। तो देखिए विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान वरदान अभिशाप पर आपका निबंध लिखा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, आप लोग लिख लेना। देखिए आप लोग लिख लेना, बताने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। निबंध देखिए रटाया नहीं जाता, निबंध अपनी मर्जी से लिखा जाता है। अब देखिए उसके बाद में अगला प्रश्न आएगा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र। देखिए 4 नंबर का एक पत्र लेखन आता है। क्या आता है? 4 नंबर का आपको लोगों के लिए एक पत्र लेखन आता है। 4 नंबर का नगर निगम को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें सीवर लाइन के मेन होल खुले होने की वजह से समस्याओं का निवारण बात करें। या आप इस पे तैयार कर सकते हैं। ऋण प्राप्त हेतु बैंक के लिए कर सकते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल आपके 70 नंबर क्लियर हो गए। इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे।